आइए मौलिक अधिकारों का क्रम आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, इससे पहले जितने भी आपने अधिकार पढ़े वो अधिकार एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय विशेष या भारत में रहने वाले सभी नागरिकों से संबंधित हैं। ये जो अनुच्छेद या जो आपका मौलिक अधिकार है ये उन सब मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कह सकते हैं। यानी जब भी भारत में किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार छीना जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। इन रिट के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। चलिए अब हम देखेंगे 5 तरह की रिट कौन सी है, किस प्रकार की है। नंबर 1 जो रिट है आपकी वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी संस्था या कोई निजी व्यक्ति जबरदस्ती कैद कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि आर्टिकल 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर उस संस्था या उस व्यक्ति को यह अधिकार आदेश देती है कि व्यक्ति को शरीर समेत 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे आप, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में शरीर समेत उपस्थित होना। शरीर समेत उपस्थित होना। अगला जो आपका रिट है वो है आपका परमादेश। परमादेश देखिए, आदेश छोटा, परमादेश बड़ा, यानी आदेशों में जो परम हो, परमादेश। परमादेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और यह सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के विरुद्ध, सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के विरुद्ध इस रिट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा है या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट जारी कर सकता है। इसके बाद प्रतिषेध क्या होता है। देखिए, कोई भी लोअर कोर्ट, कोई भी निचली अदालत अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी अन्य मामले की सुनवाई करती है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी और उस निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र जो अनाधिकृत रूप से बढ़ रहा है उसको रोकेगी। तो ये किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, निचली अदालतों के विरुद्ध। अगला जो आपका रिट देखने को आपको मिलेगी वो होगी उत्प्रेषण। कौन सी होगी, उत्प्रेषण। देखिए, उत्प्रेषण रिट क्या है, किस तरीके से यह काम करती है और सुप्रीम कोर्ट इस रिट का किस तरीके से इस्तेमाल करता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी निचली अदालत के
लिए ये उसके खिलाफ यह रिट जारी कर सकता है और उस न्यायालय में लंबित कोई भी ऐसा मामला जो काफ़ी समय से लंबित है, उस मामले की पूरी जानकारी उस न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट मांग सकता है। और यह जानकारी जब मांगी जाएगी तो वह उत्प्रेषण रिट के द्वारा मांगी जाएगी। देखिए, अगर इस रिट पे आप किताबी भाषा का इस्तेमाल करें तो प्रमाणित होना या सूचना देने से संबंधित है। इसके बाद अंतिम जो आपकी रिट है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो रिट है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति जो अपने किसी भी सरकारी कार्यालय से अपने किए गए दावों की जांच चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट में यह रिट डाली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस रिट के द्वारा उस व्यक्ति के दावों की जांच उस सरकारी कार्यालय में करा सकता है। ठीक है, तो ये 5 तरह की रिट है जो कि अनुच्छेद 32 में है। इस अनुच्छेद 32 के बारे में अगर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में बात करी जाए तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। परंतु आपके सामने अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, तो संविधान की आत्मा बोला जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं तो आप प्रस्तावना अपना आंसर लगाएंगे। परंतु अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब आप अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अपना आंसर टिक करेंगे। देखिए, ये तो थी संविधान में मौलिक अधिकार और उससे संबंधित जानकारियाँ। अब हम मौलिक अधिकारों का कुछ महत्व देखेंगे, कुछ विशेषताएं देखेंगे कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। आइए अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषता। आखिर मौलिक अधिकार क्यों विशेष हैं? देखिए, मौलिक अधिकारों की विशेषता में सबसे पहला आता है आपका, ये व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाते हैं। यानी मौलिक अधिकार व्यक्ति और समाज के बीच जो एक संतुलन है उसको कायम रखते हैं, उसको बनाए रखते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति की समाज स्वतंत्रता ना छीन सके या कोई भी व्यक्ति समाज की शांति को भंग ना कर सके, इस सब का ध्यान मौलिक अधिकारों में रखा गया है। इसके बाद ये न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार छीना जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। इसके बाद निलंबित किए जा सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। यानी हमारे मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में सरकार के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी सूरत में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ये अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, इन अधिकारों को भी कुछ सीमा है, ये असीमित नहीं है। इसके बाद ये वाद योग्य है, यानी
इन पर चर्चा करी जा सकती है। अगर किसी भी अधिकार को लेकर या उस अधिकार में कुछ चेंजेस करने हैं तो उस पर चर्चा करी जा सकती है। इसके बाद राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। कोई भी राज्य आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को छोड़कर। उसके बाद सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध, यानी कोई भी सरकार इतनी निरंकुश ना हो जाए कि वो जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को छीनने लगे, तो सरकार पर एक तरीके से अंकुश लगाने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं मौलिक अधिकार। अगर कोई भी सरकार जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को छीन रही है, तो मौलिक अधिकारों का जो गारंटर है संविधान में, जो मौलिक अधिकारों का जो गारंटर है वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब भी किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होते हुए देखता है, तब वह मौलिक अधिकारों का गारंटर के रूप में खड़ा हो जाता है और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके बाद अपनी प्रकृति में नकारात्मक, यानी मौलिक अधिकार अपनी प्रकृति में नकारात्मक रूप में है। इसके बाद ये स्थायी नहीं है। मौलिक अधिकारों में कभी भी फेरबदल किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में जब भी संशोधन किया जाएगा तो साधारण संशोधन के द्वारा नहीं। संसद मौलिक अधिकारों में संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है और एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ना कि किसी साधारण विधेयक के द्वारा। संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु शर्त एक होगी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, संवैधानिक संशोधन करते समय उस मूलभूत ढांचे को चोट ना पहुंचाई जाए। इसके बाद अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23 ये अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। जो विदेशी नागरिक भारत में कुछ समय के लिए आकर रहते हैं, उन लोगों को अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22 और 23 अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, अब हम विशेषता हमारी हो गई है, अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का महत्व। चलिए आइए, विशेषताओं के बाद अब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों का महत्व। तो मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? सबसे पहला, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, यानी जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर मौलिक अधिकार होंगे व्यक्तियों के। जहाँ पर व्यक्तियों के अधिकार मौलिक अधिकार है, वहाँ पर लोकतंत्र होगा ही होगा। इसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक, यानी अगर किसी भी एकल व्यक्ति, सिंगल पर्सन के अधिकारों को किसी समुदाय, किसी अन्य व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा छीने जाते हैं, तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का गारंटर है। इसके बाद विधि के शासन की स्थापना, यानी मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य यही है कि जो शासन हो वो विधि का शासन हो, ना कि व्यक्तियों का शासन हो। अगर व्यक्तियों का शासन होगा तो व्यक्ति अपनी मनमानी करने पर उतर आते हैं, परंतु अगर शासन विधि का होगा तो सभी व्यक्तियों को विधि के अनुसार चलने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग की हितों की रक्षा करना, यानी मौलिक अधिकारों में आप देखिए आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बताता है, परंतु मैं आपको बता दूं संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहाँ किया गया है, तो आप लगाएंगे नहीं, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्ग और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा का और अल्पसंख्यक वर्ग के जो अधिकार है उनको छीना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसके बाद में लोगों को राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेना, यानी
आप देखिए आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 21 निजी जीवन से संबंधित है। तो यानी ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये आपको उस देश की जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने के लायक बनाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नौकरी कर सकता है, बस वह व्यक्ति उस नौकरी जो करना चाहता है उसके लिए योग्य हो, या जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए वह योग्य हो। हर किसी पद के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई हैं, अगर उस योग्यता को वो पूरा कर लेता है तो वह उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार।